मुझे नहीं लगता कि अब कोई अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे और बात कर पाएंगे। आप हमारे साथ चैट पर लेकिन कनेक्ट रह सकते हैं, राइट? आप सभी लोग हमारे साथ चैट पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमारे सभी जितने भी लीडर्स जो इस मीटिंग के अंदर है, उनका स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है हमारे 1 लाख प्लस पे आउट अचीवर विद इन 6 मंथ मिस्टर एम खान भाई का। एम खान भाई की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है आप सब लोगों के लिए। तो विदाउट एनी डिले हार्टली वेलकम मिस्टर एम खान भाई। एम खान भाई प्लीज, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आए और बताएं, आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं। जी थैंक यू सो मच। एम खान भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? एम खान भाई। जी जी यस मैम। सर आपकी वीडियो। जी मेरी वीडियो ऑन है और मैं अभी लाइव आ चुका हूँ। ऑन योर वीडियो। जी मैं मेरी वीडियो ऑन है। 1 सेकेंड। मेरी वीडियो ऑन है और क्या बात है, सुपर विद इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच जी अमन खान भाई, जी। बहुत सारी बातें होंगी आपसे और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये सभी कुछ सुनने का मौका मिलेगा हमारे गेस्ट को, जो लगभग अभी 300 के आसपास हैं। तो नाउ आपसे कुछ सवालों के साथ हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमन खान भाई, अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे साथ डिस्कस करें। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और अभी कहाँ रहते हैं, आपने एजुकेशन में क्या किया है एंड बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? बिकॉज मुझे पता है कि जब आप पर्सनल लाइफ को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। जी मैम थैंक यू सो मच। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मियाँ है और ओपी लाइफ केयर में मेरा नाम एम खान के नाम से चलता है। मैं एक छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट कासगंज में, यूपी डिस्ट्रिक्ट कासगंज में एक छोटा सा गांव बनियाऊ, वहाँ का रहने वाला हूँ और एक किसान, सिंपल एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ। हमारे पापा किसानी करते थे और हम भी खेत पे जाके किसानी करते थे और उसी दौरान मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, 12वीं तक बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ाई की और मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ के जहाँ पे अभी हम दिल्ली के अंदर रहते हैं वहाँ पे सारे लोग मेरे गांव के, मेरे साथ के लोग दिल्ली आके काम करते थे, पैसा कमाते थे। तो मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं भी जाके दिल्ली और पैसा कमाऊँ और ज़्यादा एजुकेशन नहीं करवाना चाहते थे। बोलते थे कोई फ़ायदा नहीं है, नौकरी तो लगने की नहीं है। तो मैंने कुछ अपने मेरे जान पहचान के थे जो लोगों की एजुकेशन अच्छी थी, उन लोगों से रिकमेंड करवाया मैंने, मुझे थोड़ी पढ़ाई और करनी है। तो उन्होंने मेरे घर वालों को समझाया, मेरे मम्मी पापा को समझाया कि अभी नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो 12वीं तक मैंने एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद में बीएससी का फॉर्म फिलअप कर दिया। 1 साल मैंने बीएससी का कंटिन्यू किया। उसके बाद में घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं और आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाता। पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में आके हमने अपना काम स्टार्ट किया। भाई काम करते थे, 6,000 रुपये भाई की सैलरी होती थी, उसी में एक छोटा सा कमरा होता था, वहीं पे हमने भी रहना स्टार्ट किया और भाई के साथ काम स्टार्ट कर दिया। और काम स्टार्ट किया तो ज़्यादा मतलब 6,000 रुपये में दिल्ली में अपना किराए का मकान, किराए का घर लेके, रूम लेके, आप सोच सकते हैं कि कैसे गुजारा चलता होगा। उसी दौरान मैं भी काम को सीखता रहा और सीखते सीखते भाई चाहते थे कि ये कुछ और हटके करे, तो मुझे उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स भी कराया। मैंने कंप्यूटर का कोर्स करा, फिर भी कोई जॉब वगैरह तो नहीं मिली। फिर हमने भाई के साथ में डिसीजन लिया कि भाई के साथ जो भाई कर रहे हैं वही हम भी अपना रफू का काम स्टार्ट करें।
जब भाई सैलरी पे काम कर रहे थे तब हम 2 लोग हो गए, तो भाई ने सोचा कि और लोगों ने भी सजेस्ट किया कि आप अपना खुद का काम क्यों नहीं कर लेते। आज आपके 2 भाई हो और दोनों मिलके अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर हमने अपना मशीन लगाई, लोगों ने डराया, जिसके साथ हम काम करते थे उन्होंने डराया कि काम करोगे क्या पता फेल हुए क्या हुआ, तो लोगों ने डराया बहुत। लेकिन हमने फिर रिस्क लिया, हमने कहा देखते हैं करके क्या होता है। फिर हमने स्टार्ट कर दिया अपना काम और बहुत अच्छे से हमारा काम चलने लगा और बहुत अच्छी कमाई भी होने लगी। और वही काम करते करते आज हमें 12 साल हो चुके हैं। उसके बाद में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग जानने को मौका मिला। हमारे ग्रेट लीडर जिनको मैं पहले नहीं जानता था वो हमारे MM खान भाई, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, माफी दीजिएगा। मैंने सिर्फ अभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जानना चाहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप गांव से हैं और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं और वो शहर की तरफ कमाने के पर्पस से आते हैं। और ऐसे ही आप भी कमाने के पर्पस से दिल्ली शहर में आए। एक आपकी स्टोरी से बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी ये मिला कि अगर बंदा चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करियर शुरू करे, चाहे वो अपना काम शुरू करे ट्रेडिशनल में, लोग तो डराते हैं और उस डर से हमें आगे निकलना होता है। और आपने खुद का रफ्फू का काम शुरू किया, तो मैं बिल्कुल आज बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आज एक रफ्फू करने वाले व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में फैमिली इनकम 1.5 लाख प्लस कमाते हैं। तो MM खान भाई ये बोलना चाहेंगे कि रफ्फू के काम में लगभग कितना साल आपने दिया है? रफ्फू के काम में मैंने लगभग 12 साल काम किया भाई के साथ में। उसके बाद में मेरी शादी हो गई तो हमारा काम थोड़ा सा अलग हो गया। हमने अलग अलग काम कर लिया, अपनी अलग मशीन लगा के, और मैंने घर में ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि शादी होने के बाद खर्चे थोड़े से बढ़ गए और कमाई इतनी नहीं हो रही थी। तो मैं दुकान का किराया भरता, इससे अच्छा मैंने अपने कमरे पे जहाँ पे मैंने अपना रूम लिया था उसी रूम पे अपनी मशीन लगा ली और उसी में काम स्टार्ट कर दिया। मेरा काम बहुत अच्छा था, इसलिए लोग बाहर से लोग आते थे, मेरा काम पसंद करते थे, अच्छे रेट भी देते थे। और ये काम हमारा अब मैंने बंद कर रखा है। क्या बात है। लगभग कितने साल किया आपने ये काम? 12 साल। 12 ईयर मतलब आप अपने काम के मास्टर बन गए थे रफ्फू में। जी, आज मेरा नाम है रफ्फू के काम में, आज मेरा नाम चलता है और मेरे जैसे रफ्फू कोई शायद मेरे एरिया में तो कोई नहीं करता। क्या बात है, बी ब्लेस्ड। MM खान भाई आप जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। नाउ द पार्ट की जब रफ्फू का काम इतना बेहतरीन चल रहा था और अपने काम के आप मास्टर थे, यू आर मास्टर इन रफ्फू, राइट? तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे कैसे वो दिन आया कि आप डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कर गए? मेरा कोई पर्पज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने का। यहीं पे पास में जिस मकान में हम रहते थे वहाँ पे और सिलाई की मशीन लगी थी। वो लोग पिछली कंपनी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, इंडिया की नंबर 1 कंपनी में काम करते थे और उन्हें लगा कि ये लड़का बहुत तेज है और ये बहुत अच्छे से काम कर पाएगा हमारा काम। लोग यही सोच के आते हैं कि ये बंदा काम करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। इस पर्पज से उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया। श्रीकांत सर जो हमारे ग्रेट लीडर, आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए। अभी बात करते हुए आंसू आ जाते हैं जब मैं सर से बात करता हूँ, इतना शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो जब हमारी गली में मीटिंग रखी थी, श्रीकांत सर आए थे, मैं उनको जानता नहीं था, तो मीटिंग हुई। लास्ट में मैं पहुंचा था तो सबसे आगे मैं ही बैठा था। वहाँ पे डेमो चलता है, फ्लेक्स ऑयल होता है, फ्लेक्स ऑयल का डेमो होता है। मैं सबसे आगे था तो मेरे हाथ में डेमो करा गया था और मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और सारे लोग, मीटिंग खत्म होने के बाद सारे लोग चले गए, मैं वहाँ पे रुका रहा। मैंने बहुत सारे सवाल करे सर से और सर ने मुझे रिप्लाई दिए और फिर मुझे इन्वाइट किया गया सक्सेस सेमिनार में। तो जब सक्सेस सेमिनार में मैं गया, वहाँ पे मुझे जाके पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पावरफुल बिजनेस है। ये हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं इस बिजनेस से। मेरा काम बहुत अच्छा था लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी। गांव जाते थे तो कुछ भी काम होता था तो उसी दिन वापस आना पड़ता था। तो गांव हम जब जाते थे या तो किसी की शादी होती या कोई त्योहार होता या किसी की डेथ हो जाती थी, तब हम गांव जाते थे। वैसे हम यहीं पे रहते थे, तो अगर किसी की शादी है तो जिस दिन शादी उसी दिन जाते थे, क्योंकि कमाई इतनी नहीं होती थी कि जाके एक हफ्ता रुक पाए। हमारा ईद बकरीद पे जाना होता था तो
जल्दी लास्ट में जाते थे और हम जल्दी वापस आते थे ताकि हमारा काम न बिगड़े। तो सिक्योरिटी नहीं फील कर पा रहा था मैं, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे लोग सिक्योर हैं और बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आ गया और काम स्टार्ट किया। मैंने बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट किया और बहुत अच्छी अर्निंग भी की थी वहाँ से। उसके बाद में हमने कुछ प्रॉब्लम चलने लगी उस कंपनी के अंदर। जिन लोगों को ज्वाइन कराते वो 1-2 बार प्रोडक्ट परचेज करते थे, उसके बाद में नहीं परचेज कर पा रहे थे। तो नए लोग हम जोड़ते जा रहे, पीछे के लोग हमारे छूटते जा रहे थे। नए लोगों को हम प्रोस्पेक्ट करते जा रहे थे, उनको ज्वाइन कराते, लेकिन पीछे मुड़ के देखते तो पीछे वाले लोग जो पहले से ज्वाइन होते थे वो छोड़ते जा रहे थे इस बिजनेस को। और सारे लोग यही बोलते थे कि बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मैंने काम बहुत तेजी से किया और बहुत अच्छी अर्निंग भी की थी। अर्निंग बता सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? यस अर्निंग बताइए प्लीज। जी, मेरा तीसरे महीने का उस कंपनी के अंदर 12,909 रुपए का पे आउट था। ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया था मैंने तीसरे महीने में, चौथे महीने में सिल्वर क्वालिफाई किया था और सिल्वर पे मेरा इनकम बनी थी 17,797 रुपए। 10,000 पीवी से मैंने इसको क्वालिफाई किया था। और जब मेरा नाम सुना सर ने, हमारे ग्रेट लीडर हैं, आज भी उनके दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे एक कार बुक दी थी, इनाम में मुझे कार बुक दी थी और बहुत ज़्यादा मान सम्मान सक्सेस सेमिनार में मिला। फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम चलने लगी, उसकी वजह से मैंने नहीं डिसीजन लिया, मैं तो दिल से कर ही रहा था और मैं छोड़ने का कोई डिसीजन भी नहीं था। सर ने डिसीजन लिया और सर के डिसीजन के साथ साथ हम ओके लाइफ में आ गए। ओके लाइफ में हम जब बताया गया तो मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा मेरा करियर बर्बाद हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 दिन हमें नींद नहीं आई। फिर सर ने बोला चलो हम हेड ऑफिस चलते हैं और हेड ऑफिस चल के यहाँ पे हमें ज्वाइन करना नहीं है, सिर्फ हम इसमें कमियाँ निकालेंगे। तो वहाँ पे जाके हम हेड ऑफिस गए, ओके के हेड ऑफिस रोहतक गए थे। 14 लोग थे वहाँ पे जो साथ में गए थे और 3-4 गाड़ियाँ गई थी साथ में। तो जब हम वहाँ पे जाके देखे उन 14 लोगों में सबसे ज़्यादा निगेटिव मैं था ओके को लेके, सबसे ज़्यादा निगेटिव। बाकी लोग फेवर में थे लेकिन मैं सबसे निगेटिव था। तो सर ने सबसे आगे जहाँ पे हम गए थे तो डीके सर से मिलने गए थे, लेकिन डीके सर नहीं मिले थे, हमें विक्रांत सर मिले थे। और विक्रांत सर जहाँ पे बैठते हैं उसके सबसे आगे वाली कुर्सी पे मुझे बैठाया सर ने कि सबसे ज्यादा डाउट तुम्हारे हैं, तुम ही सबसे ज्यादा निगेटिव हो, तुम सबसे ज्यादा सवाल करो। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे, 1-1.5 घंटे का रास्ता था वो, और 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने ओके के खिलाफ इतने सवाल इकट्ठे किए थे। एक बहुत फेमस एक लीडर हैं अनिल कुमार वर्मा, उनकी वीडियो आई थी ओके के खिलाफ उसी टाइम पे। तो उस वीडियो से मैंने नोट्स बनाए और मैंने बहुत सारे सवाल विक्रांत सर से करे। लेकिन जब सवाल करे थे तो उनके जवाब जो मिले वो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आए। रिस्पेक्ट उन सवालों को, उन तो मतलब ये कह सकते हैं अमन खान भाई कि जो ओके लाइफ केयर को लेके जितने भी आपके सवाल थे वो एक्चुअल में आपके सवाल नहीं थे, वो सवाल किसी थर्ड पार्टी से आए हुए सवाल थे। जी 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 बिल्कुल राइट जी। हम तो इसी मोटिवेशन में थे कि इससे अच्छी कोई सी कंपनी न बनी है न बनेगी। यही बोला जाता था कि आज तक न इसकी तरह कंपनी आई है, 15 साल से प्लान चेंज नहीं हुआ है और ना 15 साल तक और करेंगे। ये हमारा इंजीनियरिंग प्लान है। इस तरीके की बातें की जाती है कि मुझे भी लगा कि हाँ इसकी तरह कंपनी कोई भी नहीं, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है। फिर भी ओके में जब आए हम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल मैंने करे, उनसे जवाब मिले। उन सवालों के जवाबों से मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन फिर भी अंदर से फीलिंग आ रही थी क्या पता यहाँ पे करियर बनेगा नहीं बनेगा। जितनी भी बात हुई थी उस सारी बातों की मैं रिकॉर्डिंग करके लाया था, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भूलने की आदत थी। मैं याद नहीं रख पाता हूँ चीजें। अब मैं ब्रेन फ्यूल खा रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें याद कर पा रहा हूँ। क्या बात है जी। मतलब आपने प्रोडक्ट भी प्रमोट कर दिया इसी बहाने, राइट? जी जी। तो मैंने उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी मैं घर पे लेके आया। रिकॉर्डिंग को मैंने कई बार रिपीट किया, कई बार सुनी, और जब मैंने भाई को बताया तो भाई समझ लो ऐसा लगा कि भाई को हार्ट अटैक न हो जाए जब उन्हें पता लगा कि ओके वेस्टीज को छोड़ रहे हैं। सॉरी नाम ले दिया मैंने, निकल जाता है नाम। तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई और बोले तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कुछ सुना मैंने कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। कल सोनम मैम की मीटिंग है, वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ पे जाके हम
इसको समझते हैं पहले। अभी हमने करने का डिसीजन ले लिया, फिर हमने आपकी मीटिंग हुई थी न्यू अशोक नगर में, वो हमारी पहली मीटिंग थी, वहाँ पे हम गए और आपकी मीटिंग सुनी। तब भी मैंने बहुत सारे सवाल आपसे भी पूछे थे और आपने बहुत अच्छे से मुझे जवाब दिए। तब मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। इस कस्म में मैंने 8 दिन निकाले थे। 8 दिन मैंने और रिसर्च किया। आईडी लगी थी हमारी 1 दिसंबर को। 8 दिन तक रिसर्च करने के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अब ओके लाइव ही करना चाहिए। और मैंने अमन खान भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा विराम देना चाहूंगी। मैं अब सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको थर्ड पार्टी के जरिए, क्योंकि आपके खुद के तो सवाल नहीं थे वो, बट थर्ड पार्टी के जरिए राइट एक इमेज बनी थी आपके सामने ओके लाइफ केयर को लेकर। आप ओके लाइफ केयर को नहीं जानते थे। एक्चुअल में जो लोग खुद ओके लाइफ केयर के बारे में नहीं जानते, उनके द्वारा कुछ सवाल डाले गए थे दिमाग के अंदर आपके। नाउ उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ऐसे क्या क्या पॉइंट थे जिन पॉइंटों को समझकर आपने ओके लाइफ केयर को स्टार्ट किया था, वो बताएं, कारण बताएं। व्हाई ओके लाइफ केयर? आप अपने आप को कैसे तैयार कर पाए कि ओके लाइफ केयर करना चाहिए? सबसे बड़ा जो रीजन था मुझे ओके लाइफ में लाने वाला, वो था प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी। सबसे बड़ा रीजन जो लोग नहीं कर पा रहे थे उस कंपनी में, वो भी यही था कि प्रोडक्ट महंगे थे और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अफोर्डेबल मिले। हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करी, काम स्टार्ट नहीं किया, पहले प्रोडक्ट यूज करके देखे थे और प्रोडक्ट हमें सही लगे, बहुत अच्छे लगे। और उसके बाद में हमने ये डिसीजन लिया कि ओके लाइफ ठीक करना है। फिर स्टार्ट कर दिया मैंने। और दूसरा जो सपोर्ट सिस्टम था, लोगों ने बहुत सारी गलतफहमी फैलाई थी कि ये बाइनरी है, बाइनरी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगा कि इसमें कमी क्या है, मुझे कोई भी कमी नहीं नजर आई। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे ग्रोथ फास्ट हो सकती है। और हमने फिर 8 दिसंबर से मैंने इसको डिसीजन लेके और काम करना स्टार्ट किया। उसी टाइम पे एडीपी का एक प्रोग्राम होता था, जो 10,000, जो भी बंदा 10,000 मैच करेगा 10 तारीख तक, तो उसको एडीपी में जाने का मौका मिलता था। तो मैंने 3 दिन के अंदर इतनी मेहनत की, जबकि मेरे साथ वाले लोग, पिछली कंपनी के कोई भी लोग नहीं आए मेरे साथ में। उन लोगों ने गद्दार का नाम दे दिया और ये भी नाम दिया कि आपने पैसा लिया है यहाँ से, ओके लाइफ से आपको पैसा मिला है। इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए कि बिकाऊ हो, ये वो, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन मैंने सोच लिया कि एडीपी क्वालिफाई करना है और कुछ भी करना है। मैंने 3 दिन के अंदर 10,000 की मैचिंग कर दी। हाउ जी, हाउ यू डू इट भैया, हाउ यू डू इट, आपने कैसे किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10,000 मैचिंग करना 3 दिन के अंदर, इट इज नॉट अ गेम, है ना, ये कोई खेल नहीं है। मेरे साथ में जो लोग नहीं आए थे, कोई भी नहीं आए, लेकिन मैंने फिर भी उनको कन्विंस किया। मैंने कि आप आईडी लगाओ और एक बार परचेजिंग करके प्रोडक्ट यूज करके देखो। बहुत सारे लोगों, अपने भाई की आईडी लगाई और लोगों की लगाई, बहुत जो काम कर रहे थे मेरे साथ में, लगातार काम कर रहे थे, उन लोगों ने मैंने जबरदस्ती आईडी लगाई। मैंने एक बार प्रोडक्ट परचेज करो और उसको यूज करो, अगर कुछ गलत दिखता है तो फिर हम नहीं करेंगे। इस तरीके से मैंने कुछ लोगों की आईडी लगा के, कुछ लोगों को अपने घर में फैमिली की जो लोग थे उनकी भी आईडी लगा के मैंने 10,000 की मैचिंग कर ली। उसके बाद में जब मेरी 10,000 की मैचिंग हो गई और हमें जाने को मिला एडीपी में, और जब एडीपी में हम गए, पहली बार ऐसा हुआ, मैंने और ट्रेनिंग अटेंड करी थी 5 स्टार होटल में, दूसरी कंपनी में, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया जब हमें एक रात रुकने का मौका मिला किसी होटल के अंदर। पहली बार वो दिन था जो हमने एक दिन किसी होटल में बिताया था, एक रात, 2 दिन और एक रात किसी होटल में। रात में नहीं रुके थे, जबकि रात में भी वहाँ पे रुकने को मिला और कोई भी पैसा नहीं लगा। ये बहुत अच्छी लगी बात मुझे। और जो ट्रेनिंग मिली थी, तो ट्रेनिंग ने मेरा दिमाग खोल दिया और मैंने फिर कोशिश करना स्टार्ट कर दिया और तेज़ी से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेहनत मैं बहुत कर रहा था, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे। लोगों ने गलत चीज़ें प्रमोट करना स्टार्ट कर दी कि उन्होंने पैसा लिया है। और दूसरे महीने में मैं कुछ खास नहीं कर पाया। मेरा 17,500 की मैचिंग गई दूसरे महीने में, जबकि मैंने पहले महीने में 3 दिन में किया था 10,000। और पूरे महीने में मेरी, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी कि 3 दिन के अंदर जो आपने 10,000 मैचिंग किया था, तो एक्चुअल में आपने क्या करा था? अपने नियर डियर को बताया था जी, और उनसे ये बोला था कि आप एटलीस्ट शुरू करो और प्रोडक्ट लो, राइट? जी।
मैंने यही बोल के उनको ज्वाइन कराया। आज वो लोग बहुत बहुत मेरा धन्यवाद करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमें लगा दिया और ये तुम्हारा एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो उन्होंने अब मुझे ये बात बोलते हैं और अभी तक नहीं कर रहे थे। उसके बाद में दूसरे महीने में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 17,500 की मैचिंग हुई, 1972 रुपये का मेरा पे आउट बना था। तीसरे महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, नए लोग आए। भाई का भी तीसरा महीना था तो उन्हें भी लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, उनकी सिर्फ एक एक पॉइंट की मैचिंग हुई 3 महीने तक और मेरी 30,000 की मैचिंग हुई तीसरे महीने में। फरवरी का महीना था हमारा तीसरा और तीसरे महीने में मेरी 30,000 की मैचिंग हुई, 3,386 रुपये का मेरा पे आउट बना। उसके बाद में हमने मेहनत और ज़्यादा करने स्टार्ट कर दी और उसके बाद